जियो धन धनाधन हुआ करता था कभी पहले, जियो रुक रुका कर रुक रुका कर पहले धन धनाधन चलता ही नहीं। चलिए कहाँ तक पढ़े थे लास्ट में बता बेटा, अभी हमारा पॉलीमर चल रहा है। वैसे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पीछे का नहीं पढ़ा होगा तो समझ नहीं आएगा, ठीक है, इसमें समझ में तो आ जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर है जिनमें पीछे से किसी का लिंक होता है, इसका किसी से लिंक, ये तो आपको समझ ही आ जाएगा। अब वैसे इसका लास्ट ही चल रहा है मेरे ख्याल से, आज आई थिंक खत्म हो जाएगा, या ज़्यादा थोड़ा बहुत बचेगा तो कल के लिए हल्का, ठीक है, कल एटलीस्ट खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद नए चैप्टर से तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कल का किसका EMS का पेपर किस किसका है? 1 2, तो तुम तो आओगे नहीं कल, सेकंड शिफ्ट में है ना, तुम्हारा नहीं है तो नहीं डाला क्यों भाई? EGT वाला, अच्छा तुम्हारा भी नहीं है रितु, तुम पीछे क्यों रह गए? तो उसमें हमने कहा था कल जैसा बेटा लास्ट बताओ, कंडेंसेशन पॉलीमर चल रहे थे हमारे, नायलॉन 6 हो गया था, नायलॉन 6 स्टैंड हो गया था, नायलॉन 6 हो गया था, नायलॉन 6 का मोनोमर बताओ, बोलो मनीषा जी बताएंगे। नायलॉन 6 का मोनोमर हमने तो पढ़ा ही नहीं है, कैप्रोलैक्टम नहीं, शिवानी जी बताइए, नायलॉन 6 स्टैंड के 2 मोनोमर्स थे, क्या कहते हैं? नायलॉन 6 के 2 मोनोमर, जो 6 स्टैंड के 2 मोनोमर थे, ये जो 6 और 10 दो नंबर जो दिए हैं वो किसके बेस पर है कि मोनोमर में कितने नंबर ऑफ कार्बन। 6 वाला पहला हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और 10 वाला क्या था, ठीक है। नायलॉन 6 के 2 मोनोमर बताओ, मिथाइलिन डाइअमीन और दूसरा एडिपिक एसिड, 6 कार्बन है दोनों के पास, ठीक है। वैसे तो एक 2 6 वाला भी पढ़ोगे आप, उसमें 2 6 वाले में पहले वाला एक अमीनो एसिड होता है, 2 कार्बन होते हैं इसमें, ठीक है, वो ग्लाइसिन, और दूसरा 6 वाला आपका क्या है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, ऐसा कोई ले लोगे आप तो तब आपका क्या बन जाएगा, नायलॉन 2 6 बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको क्या नंबरिंग दिए जाएंगे तो पहले जिसके नंबर ऑफ कार्बन कम है पहले उसको नंबरिंग आएगी, फिर जो दूसरे नंबर का मोनोमर में कितने नंबर ऑफ कार्बन है जिसमें ज्यादा होंगे दूसरे की नंबरिंग उसके आएगी। तो ये हमने इनको पॉलीएमाइड को नायलॉन कहा था। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड हो गया था। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को जब हम स्टार्टिंग में लेते हैं तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, पहले इनिशियल प्रोडक्ट जो होता है वो होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइल अल्कोहल और दूसरा था पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइल। फिर हमने कहा कि आप इसको क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर लीजिए। सेपरेशन की एक टेक्निक होती है क्रोमेटोग्राफी, देख सुना है, वर्ण लेखी क्रोमेटोग्राफी। ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम तो केमिस्ट्री हमने पढ़ी ही नहीं है, वैसे तो BSc तक तो पढ़ी है सबने, पर ये अगर आप केमिस्ट्री वाले नहीं भी हैं MSc में तो भी आपने बॉटनी या जूलॉजी में तो वो पढ़ाई हो, बॉटनी में पढ़ा हो, काफी पढ़ाया जाता है बॉटनी में। क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ा है? अरे BSc में उसमें बॉटनी तो है ना आपका, MSc किसमें तो जरूर पढ़ाया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे पढ़ाते हैं, ऐसा तो नहीं होता, हमने तो BSc में ही पढ़ लिया था, बॉटनी में पढ़ाया था हमारी मैडम ने BSc की। हाँ केमिस्ट्री में तो है ही ऊपर जाता है कैसे, हाँ वो TLC पेपर वाले में बात करें है ना, जिसमें वो पत्ती होती है, हाँ पत्ती, उसका TLC वाला पत्ती है ना, कांच की पत्ती, कांच वाले ले लेते हैं या फिर आपका, हाँ पेपर वाले पे भी कराते हैं बेटा। तुम्हारी किताब का पेपर ये भी तो एक क्रोमेटोग्राफी है, इसके ऊपर अभी तुमने लिखा हुआ है। गलती से अगर कभी ऐसा हो जाए कि इसमें क्या हो जाए,
कुछ ऑयल वगैरह कुछ लग जाए। ऑयल क्या होता है? नॉन पोलर। इंक के पार्टिकल कैसे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी क्या होते हैं? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन होगा, तेल ऊपर चढ़ता जाएगा, साथ साथ तो इंक के पार्टिकल को भी ऊपर ले, तो इंक कहते हैं फैल गई है। वो क्यों फैली है? इसी की वजह से तो फैली है बेटा। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होते हैं तो उनको ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। जो जितना ज्यादा इंटरेक्शन उसके साथ दिखाएगा वो उसके साथ सॉल्वेंट के साथ भागा चला जाएगा ऊपर, और जो कम दिखाएगा वो नीचे रह जाएगा। तो जो तुम्हारे इंक के पार्टिकल में अगर एक से ज्यादा क्या है कलर है तो सारे सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, सब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमने कहा था दो तरह के हमारे क्या बने इसमें, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बनते हैं, फिर हम उनको सेपरेट कर लें अगर किससे, क्रोमेटोग्राफी से। ऑर्थो वालों को अलग, पैरा वालों को अलग। फिर ऑर्थो वालों को हीट कर दो फर्दर तो और ज्यादा क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, और लास्ट में एक लीनियर पॉलीमर बनता है जिसका नाम था नेवोलेक, और इसी से डायराइव नेम है एक नैरोलेक पेंट, ठीक है। वो चीज है क्योंकि इसका यूज भी किस में होता है? पेंट बनाने में यूज किया जाता है। फिर आपने कहा नहीं हम तो सेपरेट नहीं करते। सेपरेशन क्या है? थोड़ा सा टिपिकल टेक्निक, मतलब टिपिकल इन द सेंस ऐसे कि आपको बहुत सारे कॉलम वॉलम लगाने पड़ेंगे, लंबे टाइम थोड़ा लग जाएगा उसको सेपरेट करने में। तो मैंने कहा नहीं हमें तो इमीडिएटली बनाना है, तो दोनों को सेपरेट किया नहीं तुमने, हीट करना स्टार्ट कर दिया, फिर से क्रॉस लिंकिंग हो जाएगा। अब फर्दर क्रॉस लिंकिंग के थ्रू क्या बन जाएगा? बैकेलाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर बैकेलाइट भी दो तरह के होते हैं, लो डिग्री बैकेलाइट, हाई डिग्री बैकेलाइट। लो डिग्री बैकेलाइट किस में यूज किया था? फेविकॉल, फेविक्रिल, ये सारे लो डिग्री के बैकेलाइट हैं। और हाई डिग्री बैकेलाइट जो बर्तनों के हैंडल्स होते हैं ना, ठीक है, अगर वो हैंडल ना लगाए तो क्या हो जाएगा? हाथ जल जाएगा। हाँ बिल्कुल, जलाए उठ भी जाते हैं वो हैंडल, तो क्या है आपका, तो तब आप उसको फिर कपड़ा वपड़ा लेके तब उसको करना पड़ेगा। तुमने कभी ये सोचा कि गरम तो हम उसकी तली कर रहे हैं, हैंडल गरम हो रहा है, ऐसा क्यों? सर वो हीट फ्लो होती है ना, कंडक्शन। हाँ, किसका बना है तुम्हारा बर्तन? मेटल का। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह वहां पर एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहता है। तो एक रोड का एक सिरा गर्म करो, दूसरे सिरे को हाथ से पकड़ लो, थोड़े टाइम के बाद वो वाला सिरा भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि इस सिरे से एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा। तो मेटल का एक सिरा गर्म करोगे दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि जो एनर्जी लेकर एक सिरे से इलेक्ट्रॉन आप गति कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो दूसरे सिरे तक भी हीट फ्लो हो जाती है, और इसी की वजह से दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी जब ऐसी क्रॉस लिंकिंग हुई तो हाई डिग्री बैकलाइट, लो डिग्री, दोनों तरह के हाई डिग्री बैकलाइट को हम क्या यूटेंसिल के हैंडल बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में, इनमें इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा। नेक्स्ट आप हेडिंग बना दो अब, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। सब किसका एग्जांपल चल रहे हैं? ये कंडेंसेशन के। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, नाम से ही पता चल रहा है कि इसके दो मोनोमर होंगे, एक यूरिया और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड। यूरिया का फॉर्मूला बताएंगी हमारी काजल। बोलो काजल। ऐसे चेहरे का एक्सप्रेशन मत करो प्लीज, पावनी बता दो। हे पावन धरती की आत्मा, बोलो जल्दी से। पावनी नहीं, मोनिका। हाँ, NH3, वेरी गुड। NH2 और NH2। एक चीज और भी लिखा उसके बारे में, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, कई बार आए भी है एग्जाम में। The first organic compound synthesized in the laboratory was क्या? यूरिया। किसने सिंथेसाइज किया था? वोहलर, WOHLER, वोहलर। First organic compound synthesized in the laboratory was यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया, सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया कार्बनिक पदार्थ यूरिया था, जिसे वोहलर ने, जर्मन साइंटिस्ट था वोहलर, WOHLER, वोहलर ने बनाया। बना कुछ और रहा था, बन किया गया एक्सीडेंटली, और इसका नाम दिया गया था कि ये कंपाउंड मैमल्स के यूरिन में खूब मिलता है,
इसीलिए वहां से इसको नाम दिया गया था। स्टार्टिंग में जो कंपाउंड्स के नाम दिए जाते हैं बेटा सोर्स के बेस पर कि कहाँ से इनको कलेक्ट किया गया, वहाँ से इनके सोर्स के बेस पर इनको ये कहाँ मिलते हैं, ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, उसके बेस पर इनका नामकरण दिया जाता था पहले नोमेनक्लेचर। फिर बाद में कोई सिस्टमेटिक तो था नहीं, कहीं किसी को बेस मानकर नाम दे दिया था, कहीं किसी को। तो फिर बाद में IUPAC सिस्टम्स आया था जेनेवा कन्वेंशन के बाद, जिसका हेड क्वार्टर का है जेनेवा में, ठीक है। उसने फिर IUPAC नोमेनक्लेचर दिया था, IUPAC का सिस्टम दिया था नोमेनक्लेचर के लिए। तो ये था आपका पहला। इससे पहले तो एक्चुअल में क्या माना जाता था, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड तब तक नॉन थे 19th सेंचुरी तक, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड वो थे जो प्लांट्स या एनिमल्स में मिलते हैं, उन्हीं से कलेक्ट किए जाते हैं, जो कि क्या होता है एक तरह से बायोमोलिक्यूल्स कहे जाएंगे, ठीक है। तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले तो बायोमोलिक्यूल कहा जाता था 19th सेंचुरी तक, क्योंकि वो सब बायोलॉजिकल स्पीसीज लाइक प्लांट्स एनिमल उन्हीं से कलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। फिर बाद में ये बार इसके बेस पर ही एक बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी, जैविक बल सिद्धांत। उसने दिया था, उसने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बन सकते हैं, इनके लिए तो एक मिस्टीरियस फोर्स, ठीक है, एक रहस्यमय बल क्या है कार्य करता है जो इनको बना के चला जाता है। जैसे पुराने टाइम पे क्या कहते हैं परियां आती है और लोरी सुनाती है, तो ऐसे ही एक मिस्टीरियस फोर्स क्या है रेस्पॉन्सिबल था 19th सेंचुरी तक, ये माना जाता था। जब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का फॉर्मेशन नहीं हुआ तब तक एक लैब में नहीं बन सकता है, ठीक है। तो फिर लेकिन जैसे ही आ गया फिर उसके बाद एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया, नई रिसर्च का फील्ड खुल गया, लोग बाग इसी फील्ड में ज़्यादा काम करने लगे। फिर बाद में सारी ड्रग मॉलिक्यूल, ड्रग का एक्सट्रैक्शन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से वो सब होने लगा, ठीक है। फिर क्या NH2CO NH2 यूरिया। हाँ इससे पहले बनने से पहले कौन सी थ्योरी बताई थी मैंने अभी, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, किसने दी थी, बर्जीलियस ने, ठीक है पता था। जी आपने बताया। अच्छा मैंने बता दिया था। वॉलर ने क्या सिंथेसाइज किया, यूरिया। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी, बर्जीलियस ने। इन 19th सेंचुरी तक ये माना जाता था कि एक फोर्स है रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हम नहीं बना सकते हैं, सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, ये तो सब कुछ नेचर खुद करती है, उसके अंदर एक फोर्स है वो करती है, सही है। NH2CO है, फॉर्मल्डिहाइड है दूसरा, क्या फॉर्मूला होता है HCl। एन मॉलिक्यूल इसके क्या बन जाएगा आपका NH CO CH2, पहले तो ऐसे करो NH2 CO NH2CO NH CH2OH। अब इसका OH अगले वाले के NH के साथ रिएक्शन करके अब आपका ये आगे रिएक्शन करता रहेगा और इस तरह से पॉलीमराइजेशन के थ्रू एक फॉर्मेशन हो जाएगा CONH CH2, फिर ऐसे ही इधर आगे बढ़ता चला जाएगा और यही बार बार प्रोसेस रिपीट होता रहेगा और इसका नाम है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। ये भी ऐसे ही है जैसे मैंने तुमको एक एग्जांपल बताया था, मिलामीन क्रॉकरी नहीं होती है, अनब्रेकेबल कप एंड प्लेट, देखिए है ना कि अगर आपके हाथ से छूट जाए तो गिरे वो क्या होगा, टूटेंगे नहीं, जबकि वैसे आपके जो चीनी मिट्टी वाले होते हैं वो तो टूट जाते हैं ना। तो सेम ऐसे ये वाले कप क्या होंगे, अनब्रेकेबल कप एंड
प्लेट्स बनाने में इनका भी यूज किया जाता है। मिलामीन क्रोकरी, मिलामीन फॉर्मेल्डिहाइड, इनका भी यूज किया जाता है। ठीक है, और किस में यूज होता है, एक जगह और भी इनका यूज होता है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कभी वो कराइए लैमिनेशन, उसमें जो शीट यूज करते हैं, दो शीट के बीच में तुम्हारे डॉक्यूमेंट को रख देंगे और फिर एक फाइल सी होगी, उसके अंदर रखकर उसको एक हीटिंग वाला एक रोलर होता है उसके साथ गुजारते हैं। देखा है अपनी डॉक्यूमेंट को लैमिनेटेड होते हुए देखा है, तो वहां पर उसको हीट करेंगे तो वो आपस में चिपक जाता है। वो जो शीट्स है जो वहां पे यूज की गई है वो इसी की है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की। समझो, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल कप्स एंड प्लेट्स एंड लैमिनेटेड शीट्स। इसका प्रयोग ना टूटने वाले कप तथा प्लेट बनाने में तथा लैमिनेटेड शीट्स बनाने में किया जाता है। लैमिनेटेड शीट्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट कर दो बेटा, मिलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। मिलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन मिलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इसमें लिखो इट इज ए पॉलीमर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ मिलामीन। यह है मिलामीन तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन द्वारा बनने वाला बहुलक है। मिलामीन के ब्रैकेट में कर देना हेटेरोसाइक्लिक ट्राइएमीन। Polymer of melamine and formaldehyde. इसका नाम है मिलामीन। ट्राइएमीन इसलिए बोला क्योंकि 3 NH2 ग्रुप है इसमें, और ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। पॉलीमराइजेशन। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ बेटा, मेरे पास जगह नहीं है, तो आप इसको यहीं से कंटिन्यू, यहाँ पे लिख दिया मैंने कंटिन्यू। क्या हो गया, ये है हमारी मिलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। स्ट्रक्चर तो मैंने बना दी, नहीं याद रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। नाम याद रखो, मिलामीन क्रोकरी, क्या क्या मोनोमर है ये याद रखो, उसी से अभी क्वेश्चन देखोगे आप तब पता भी चल जाएगा। अगर कभी किसी की स्ट्रक्चर नहीं भी याद रहती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मिलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, बस उसके मोनोमर याद होने चाहिए, किससे मिलकर बना है। क्वेश्चन देखकर आपको आइडिया भी मिल जाएगा,
ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसका भी यूज मिलामीन क्रॉकरी बनाने में किया जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग मिलामीन क्रॉकरी। इसका प्रयोग मिलामीन की क्रॉकरी में किया जाता है। और ये एक मैंने पहले बनाया था बेटा पहले पेज पर, इसको लिख देना एक इंटरमीडिएट। पहले ये बना, फिर ये फर्दर हमारा मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती, पहले ये बना, फिर इसने फर्दर रिएक्शंस करके कंडेंसेशन प्रक्रिया के थ्रू तब जाकर उसने मिलामीन का निर्माण किया, मिलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का निर्माण। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इट इज यूज फॉर मेकिंग मिलामीन क्रॉकरी। इसका प्रयोग मिलामीन की क्रॉकरी में किया जाता है। These are used for making unbreakable cups and plates. Unbreakable cups and plates. ठीक है, अब नोट करके कुछ और भी हैं जो उनको भी लिख लो आप, थोड़ा एग्जाम्पल नोट करके लिखे बेटा। NOMEX, नोमेक्स, सिर्फ मोनोमर के नाम याद रखना, बाकी स्ट्रक्चर से कोई दिक्कत नहीं है। मोनोमर ही पूछे गए हैं अभी तक, स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। और इससे भी ज्यादा तो ये पूछा गया है कि किसमें यूज किया जाता है, बोलो किसमें, फायर फाइटर्स के ड्रेस बनाने में, ठीक है, या हेलमेट बनाने में, ताकि क्रैश हो जाए तो वो उनका कोई हिस्सा नीचे टकना टकराए और उसको नुकसान ना पहुंचे किसी को भी। जैसे तुम हेलमेट से यूज करते हो तो उसके अंदर भी क्या है, ये नोमेक्स का ही यूज किया जाता है। या जो रेसर होते हैं, कार रेसर या फॉर्मूला 1 कार रेसर जो होते हैं वो, या बाइक रेसर जो होते हैं, वो भी जनरली उनके हेलमेट थोड़े से स्पेशल कैटेगरी के होते हैं कि अगर गिर जाए तो कितना भी क्रश हो जाए, मतलब बाहर की खोल तो हो सकता है पर वो इतना स्ट्रांग होता है कि नीचे गिरने के बाद भी वो टूटते नहीं, क्योंकि अगर वो टूट जाएंगे तो फिर अल्टीमेटली उनका हेड ही नीचे लगेगा और डेथ हो जाएगी। सबसे ज्यादा नाजुक हिस्सा तुम्हारा क्या होता है, बॉडी का यही हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि हेलमेट लगाया करो। गवर्नमेंट भी खूब रूल बनाए हैं, कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग को अपने बालों के वो ना ठीक खराब ना हो जाए, है ना, कुछ उसका ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है बाल ही रहते ही नहीं, जैसे ही गिरे ना सर रहता ना बाल रहेंगे, कुछ ऐसा भी टाइम आ जाता है कभी कभी। तो इसलिए अपने गवर्नमेंट के लिए नहीं, अपने लिए, अपने उसके लिए कि ताकि आपको कभी नुकसान, देखो जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट आप ही की गलती से हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो एक्सीडेंट हमेशा दूसरे की गलती से होते हैं। पीछे वाला ठोक के चला जाता है, तुमको पता भी नहीं होता है। आगे का तो आदमी ध्यान भी रख सकेगा, भाई चलो आगे चल रहे हैं, आगे से ध्यान देकर तब चलेंगे। पीछे से जो आ रहा है खूब रश ड्राइविंग करते हुए, उससे कैसे बचोगे, पता ही नहीं चलेगा, वो तो तब पता चलेगा जब वो तुम्हें ठोक के चला जाएगा। तो इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए तो कम से कम लगा ही करो। ठीक है बेटा, तो नोमेक्स पे लिखो, इट इज ए पॉलीएमाइड ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ मेटाथैलिक एसिड and metadiaminobenzene। मेटाथैलिक एसिड क्या होता है बेटा, पहले ही बताया था मैंने, थैलिक एसिड ये होता है कि दो COH ग्रुप अगल बगल में हो, ठीक है, इसको तुमने थैलिक एसिड, मेटाथैलिक एसिड में एक COH दूसरे COH की मेटा पोजीशन पर लगा हो, मेटाथैलिक एसिड। और मेटा डाई एमिनो बेंजीन,
एमिनो यूज किया जाता है NH2 के लिए। बेंजीन, ये वाला रिंग बेंजीन रिंग कहलाता है। इसकी ये और ये वाली पोजीशन एक दूसरे की मेटा पोजीशन कहलाती है। ठीक है, तो कहीं को मैं साइड में लिख भी देता हूँ, जिनको नहीं पता है उनके लिए। ये बेंजीन रिंग, इसकी ये दो पोजीशन, ये ग्राफी ऑर्थो है, इसकी ये दो पोजीशन, ये एक दूसरे की मेटा है, इसकी ये पोजीशन एक दूसरे की पैरा है। अगर कभी कोई पूछे कि इनके बीच का एंगल कितना होता है, तो ये 60 डिग्री है। इनके बीच का एंगल ये कितना होता है, 120 डिग्री का। इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री का। सही है बेटा? तो 60, 120, 180 इस तरह। तो ये क्या है, मेटा पे दोनों पोजीशन पे एमिनो है, तो यही इसके क्या होते हैं, मोनोमर होते हैं। इनके कंडेंसेशन के लिए हमने कहा था कि दो फंक्शनल ग्रुप हो तब ये कंडेंसेशन होता है और छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। तो इसका COH का OH इसके NH2 के H के साथ H2 की फॉर्म में निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसको कहते हैं नोमेक्स, NOMEX, नोमेक्स। ठीक है बेटा, लिख लो बेटा कहाँ यूज किया था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, मोनोमर याद रखो। दूसरा एक NH है, एक CO है, तो क्या ग्रुप बनने वाला है, CONH। और CONH को क्या बोलते हो आप, एमाइड। तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीएमाइड्स है। तो नोमेक्स क्या है, एक पॉलीएमाइड है। दो मोनोमर है उसके, एक क्या है, मेटाथैलिक एसिड एंड डाइअमीनो बेंजीन। दूसरा ये क्या है, पॉलीएमाइड है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, संघनन बहुलक है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है वो लिखो आप, इट इज यूज्ड इन प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर फायर फाइटर। अग्निशमन कर्मचारियों के कपड़े बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड इन प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग फॉर फायर फाइटर। अग्निशमन कर्मचारियों के कपड़े बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कोमा एस्ट्रोनॉट, ASTRO एस्ट्रोनॉट्स, NAUTS एस्ट्रोनॉट्स। अंतरिक्ष यात्रियों की ड्रेस बनाने में, कोमा रेस कार ड्राइवर, फॉर्मूला 1 रेस कार ड्राइवर ऐसे लिखो। बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर जो क्या कार रेसिंग होती है, उनके ड्राइवर जनरली इसी ड्रेस को पहनते हैं, ताकि अगर कार के पर खच्चे भी उड़ जाए तो कम से कम उनकी लाइफ बची रहे। ठीक है बेटा। एंड रेस कार ड्राइवर्स, तथा कार रेसिंग करने वाले चालकों के ड्रेस बनाने में। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट लिखो लेक्सान, LEXAN, लेक्सान। कल हमने केवलार पढ़ा था, क्या था इसके लिए? हाँ, मैंने कहा था केवलार के फाइबर्स कैसे होते हैं, किस कलर के होते हैं, येलो कलर के। दिखाया था कल, गूगल पे एक बार सर्च कर लेना जिन्होंने नहीं देखा। येलो येलो कलर के ऐसी शीट्स होती है बेटा, उसको जैकेट के बीच में रखकर सिल दिया जाता है। और फिर उसके बाद तुम कितना भी वो मारते हो, झटके तो लगेंगे बेटा, गोली टकराएगी तो, क्योंकि उसका मोमेंटम आपको ट्रांसफर हो रहा है, तो आप दूर जाकर गिरोगे, तो पर कम से कम गोली पार नहीं होगी, इससे तो बच ही जाओगे। सेम ऐसी, ये तो था जैकेट के लिए। बुलेट प्रूफ कार बनानी है, चलो बॉडी से तो हो सकता है कि बॉडी तुम ऐसे बैलिस्टिक पर्पज वाली बॉडी दे रहा हो, जैसे कि तुमने कहा था क्या केवलार को आप उसमें यूज कर दो। ठीक है, और लेकिन शीशे कैसे, विंडशीट तो लगानी है, बिना देखे थोड़ी ना चलेगी कार में, आगे की शीट तो लगानी पड़ेगी ना, तो वहां पर फिर शीशा, फिर किस बात की बुलेट प्रूफ, अगर कोई शीशे से गोली मार दिया वो पार हो जाए तो बुलेट प्रूफ का मतलब है चाहे शीशे पे लगे कहीं भी लगे। चलो बॉडी तो बना दी तुमने ऐसे कि भाई कुछ ऐसा मटेरियल जैसे यही केवलार वाला लगा दो, बॉडी के साथ ही इसको अटैच कर दो, तो वहां से पार नहीं होगी। तो लेकिन शीशे को कैसे रोके, शीशे से गोली को कैसे रोके, तो उसके लिए फिर यूज किया जाता है लेक्सान।
लेक्सान की क्या होते हैं आपके, जो विंडो होती है उसकी विंडशीट जो होती है उसको लेक्सान का बनाते हैं। ठीक है, तो आपने मूवीज में भी देखा होगा कि, लेकिन ये लेक्सान की भी एक लिमिटेशन होती है। एक ही जगह एक ही पॉइंट पर 15-20 गोली मार दोगे तो टूट जाएगी। हर बार ये थोड़ा सा क्रैक आना स्टार्ट होता चला जाएगा, पर कम से कम एक गोली से तो नहीं होगी। इतनी देर में तो कार वाला अपना इधर उधर कर लेगा उसको। अगर उसको लगा कि भाई कुछ लगा है, गोली गोली टकराई है, तो इतनी देर में तो वो उसको कर लेगा ना। तो उसके लिए जनरली इसको यूज करते हैं। ठीक है, लेक्सान की उसकी विंडशीट बनाते हैं, शीशा जो है उसका लेक्सान का बनाते हैं ताकि उससे गोली पार ना हो। बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में इसी लेक्सान का यूज किया है। बुलेट प्रूफ बॉडी, बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक टैंक, इनकी बॉडी बनाने के लिए हम केवलार का यूज करते हैं। लेकिन उनके अगर आपको शीशे बनाने हैं तो तब आपको लेक्सान का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो LEXAN लेक्सान। इट इज ए पॉलीकार्बोनेट और पॉलिएस्टर obtained by condensation of diethyl carbonate and bisphenol diethyl carbonate and bisphenol A। ठीक है, यूज लिख लो इसका, तो मेन तो क्या है, यूज है इसका। क्या है यूज इसमें? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ विंडोज एंड सेफ्टी हेलमेट्स। टू प्रिवेंट क्रैशिंग, CRASHING, क्रैश होने से बचाए रखने के लिए। एंड सेफ्टी हेलमेट्स फॉर टू प्रिवेंट क्रैशिंग। तो ये हो गया हमारा। अब आप हेडिंग डाल दो बेटा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ये क्या होता है? जिनको अगर दबा दिया जाए जमीन में तो क्या हो जाएंगे, पूरा वो सब खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उनसे कोई पोल्यूशन भी नहीं है, सॉइल पोल्यूशन भी नहीं, उनको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, और खाद बन जाएगा उनका। ठीक है, तो उनको कहेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो एक बस एक डेफिनेशन लिख दो इसकी। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर पॉलीमर, हिंदी में क्या बोलेंगे बेटे इनको? जैव विखंडनीय निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण बहुलक, है ना? लिख दो बेटा एक बार अपने शब्दों में लिख दो, जैव निम्नीकरण बहुलक, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। Biodegradable polymers are polymers which are degraded by microorganisms। जैव निम्नीकरण बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विखंडित हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल अणुओं में, सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल अणुओं में विखंडित हो जाते हैं तथा विखंडित उत्पाद किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करते हैं। And the degraded products do not cause any environmental pollution, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो
एयर पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन हो, ठीक है, डू नॉट कॉज एनी एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब इसके दो चार बस एग्जाम्पल पूछो, कब एग्जाम्पल ही पूछे गए हैं, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो पहला एग्जाम्पल डाल दो, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या क्या है एग्जाम्पल। आजकल इन्हीं का थोड़ा सा जो वो पॉलीबैग जो बना रहे हैं ना, तो जनरली उनमें ऐसे ही यूज करते हैं कि भाई ऐसी पॉलीबैग बनाओ कि पॉलीथीन तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, पर कुछ ऐसा बनाओ कि जो हमारे बैग्स की फॉर्म में भी यूज हो जाए, प्लस साथ में वो क्या हो जाए, बायोडिग्रेड भी हो जाए। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से आपके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं, फॉर एग्जांपल PHBV, कैपिटल P कैपिटल H BV, PHBV पूरा नाम तो है पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, फिर डैश करके लिखना CO, फिर डैश करके लिखना बीटा, फिर हाइड्रोक्सी, पहले लिखा तुमने पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, उसके बाद फिर डैश, फिर CO, फिर बीटा, फिर हाइड्रोक्सी वैलेरेट, VALERATE। ठीक है, पर वैसे अभी तक जितनी बार भी आया है ये इसी नाम से आया है, किस नाम से, PHBV के नाम से। ठीक है, हो सकता है आगे आ जाए इसलिए मैंने लिखा दिया है, बाकी अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो PHBV के नाम से आए। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन है, PHBV, पूरा नाम लिख दिया हमने, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डैश CO डैश बीटा, ठीक है, हाइड्रोक्सी वैलेरेट। दूसरा एक तो PGA, दूसरा एग्जांपल है PGA पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ये तो हाँ पूछा गया बेटा, क्योंकि नाम भी छोटा सा है तो हो सकता है एग्जामिनर को अच्छा लगा होगा, पूरा नाम लिख लिया, PGA पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। तीसरा लिख दो बेटा PCL पॉली अल्फा कैप्रोलैक्टोन, पॉली ब्रैकेट अल्फा कैप्रोलैक्टोन, PCL पॉली अल्फा कैप्रोलैक्टोन। एंड नाइलॉन 26, नाइलॉन 26, नाइलॉन 26 क्या क्या है बेटा, इसको तो तुम दिखाई दो, 2,6 नाम से पता चला, एक तो 2 कार्बन वाला होगा और एक 6 कार्बन वाला कोई मोनोमर होगा। 2 कार्बन वाला मोनोमर इसमें ये है, और ये मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ बायोमोलिक्यूल में। अब मुझे ये बता दो कहाँ पढ़ाया था मैंने, अमीनो एसिड्स में क्या है, कौन सा अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन, वेरी गुड, शाबाश। कितने कार्बन है इसके पास, 2 कार्बन है, एक ये है और एक ये, तो 2 नंबर तो यहाँ से आए। दूसरा मोनोमर कौन है इसमें, ये भी शायद मैंने तुम्हें बताया होगा नाइलॉन 6 बनाते हुए, जब हम नाइलॉन 6 बना रहे थे कुछ टाइम पर बताया था। याद आया कुछ, अल्फा एमिनो कैप्रोइक एसिड, सॉरी एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक एसिड, अल्फा तो होता है COH के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, जो हमने अल्फा एमिनो एसिड में पढ़ा था एमिनो एसिड वाले चैप्टर। ठीक है, अभी क्या है, ये वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, ये एप्सिलॉन, एप्सिलॉन वाली पोजीशन पर लगा है NH2।
तो ये क्या है, एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक एसिड। नेचर में नहीं मिलता है बल्कि लैब में बनाया जाता है। नेचर में कौन सा एमिनो एसिड मिलते हैं? नेचर में या प्रोटीन जो भी है, जितनी भी तुमने पढ़ी है, वो सब में कौन से एमिनो एसिड पढ़े थे हमने? अल्फा एमिनो एसिड्स बेटा। अल्फा वाले कार्बन पर NH2 जुड़ा था, वो सारे थे अल्फा एमिनो एसिड। ये कौन से हैं? ये है एप्सिलॉन एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड इसलिए बोला क्योंकि इसके पास NH2 ग्रुप भी है जिसको तुम एमिनो कहते हो, इनके पास COH ग्रुप भी है जिसको तुम एसिड ग्रुप भी कहते हो। ठीक है, ये दो मोनोमर इनसे मिलके बनता है। अब बता दो, एक के पास COH ग्रुप है, अगले के पास NH2 ग्रुप है। कंडेंसेशन के बाद क्या बनेगा? एमाइन। ये लो जी बना दो। इसका H अगले वाले के COH के साथ जाएगा, फिर CH2, फिर इसका CO यही रह जाएगा, OH अगले वाले के NH2 के H के साथ जाएगा और ये NH से जुड़ जाएगा। फिर CH2 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 कितनी बार है? 5 बार। छठे नंबर पर COH 1 2 3 4। फिर COH का सिर्फ CO रह जाएगा क्योंकि इसका OH तो अगले वाले मॉलिक्यूल के NH2 के H के साथ चला जाएगा, है ना। और इस तरह से ये बार बार रिपीट होता रहेगा, पॉलीमराइजेशन होता रहेगा बहुलकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप। अब ये बनने वाला जो मोनोमर है तुम्हारा नायलॉन 26, ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। इसलिए नायलॉन 26 के आजकल तुमको बैग मिल जाएंगे, यहाँ पर तुमको दिखाई भी दे जाएंगे। ऐसे बैग हैं वो, कहने को लगते हैं पर क्या ये तो ऐसे ही है, पॉलीथीन वाले नहीं है, बल्कि कौन थे? नायलॉन 26 के बैग हैं। ठीक है, उसी को बोला है गवर्नमेंट ने कि आप इसका यूज कर सकते हो आप, तो उसको आजकल वो डिमांड में थोड़ा ज्यादा है। अगर किसी के पास वो पॉलीथीन के पॉली बैग मिल गए तो उसके लिए तो बड़ा बड़ा चालान है, लेकिन अगर नायलॉन 26 वाले बैग यूज कर रहा है तो उसके लिए कोई चालान नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनको प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, उसको बैन किया हुआ है, बात अलग है, बैन वाली चीज तो ज्यादा बिकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप हेडिंग डाल दो, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। पहले भी मैंने कई बार बता दिया था इसको, असममितीय कार्बन, इसका नाम है कायरल कार्बन, कई बार बता चुका हूँ। उस वाले चैप्टर में बताया था बायोमोलिक्यूल वाले में भी, जब हम ग्लूकोज पढ़ रहे थे, फिर हम उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लिवो रोटेटरी। कि ग्लूकोज हम सिर्फ डेक्स्ट्रो रोटेटरी खा सकते हैं, लिवो रोटेटरी खाने से कोई फायदा नहीं है, पैसे खराब करने वाली बात है। ठीक है, क्यों? रीजन भी बताया था। काजल जी कुछ तो बोला करो, कुछ गोल्डन वर्ड्स निकालें जरा, बताइए बेटा। नहीं बताएंगे हम, देखें क्या कर लोगे आप। मनीषा जी बताएंगे। हाँ नहीं बेटा, हमने कहा था डेक्स्ट्रो लिवो क्या थे हमारे, हमने कहा डेक्स्ट्रो ही खाते हैं हम, ग्लूकोज लिवो नहीं खाते। ग्लूकोन डी सुना है ना नाम, या ग्लूकोन एल? ग्लूकोन डी, ग्लूकोन का मतलब है ग्लूकोज से डी, या डेक्स्ट्रोज वाली शुगर पड़ा होगा तुमने, डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं उसको। और वही आप जो डॉक्टर लोग हैं जाके तुम्हारे एडमिट करते हैं, तुमको एक ड्रिप लगा दी जाती है ना, जो क्या है 5% डेक्स्ट्रोज का सोल्यूशन वो चलाते हैं तुम। 5% ही क्यों? क्योंकि 5% वाला सोल्यूशन आपके ब्लड के साथ आइसोटोनिक होता है, आपको उसको चढ़ाने से हाई बीपी या लो बीपी की शिकायत नहीं होगी। इसीलिए डेक्स्ट्रो वाला ही क्यों खाते हैं, लिवो वाला क्यों नहीं खाते हैं? हमारी बॉडी क्या है, डेक्स्ट्रो को ही एब्जॉर्ब कर पाती है। जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। खाया किस लिए था? मैंने क्या लो एनर्जी वाला फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा वीकनेस फील लग रही थी, तो तुमने क्या किया, चलो ग्लूकोज का सोल्यूशन पी लेते हैं, थोड़ा क्विक एनर्जी मिल जाएगी। क्विक एनर्जी के लिए खाया था, और बाई चांस गलती से खा लिया ग्लूकोन एल, तो क्या होगा, लिवो रोटेटरी ग्लूकोज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता नहीं है, एज इट इज यूरिनेशन करके सीधा बाहर चला जाएगा। इंतजार करते रहना, एनर्जी मिलेगी मिलेगी, अभी तक भी फिर वही डल के डल ऐसे ही खड़े रहे, तो कोई एनर्जी मिली नहीं। इसलिए नहीं मिली क्योंकि एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ। जब एब्जॉर्ब होगा, ब्रेक डाउन होगा, तभी तो एनर्जी आएगी ना। ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से तो एनर्जी मिलती है। ऐसे मत देखो प्लीज
अरे कुछ तो बोलो, कुछ भी इनको बता दो। क्या बताया मैंने, समझ आया नहीं आया? चेहरे के एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं है। अरे नहीं आया तो चलो ना चलो, इनके तो हमेशा ही तोते उड़े रहते हैं आटे। कभी भी पूछिए, न राग न द्वेष, सांसारिक सुखों से ऊपर, मोह माया से मुक्त, मोक्ष के कगार पर, अगल बगल वाला धक्का दे दे मोक्ष मिल जाए। वो दे नहीं रहा कि कौन अपने गले लगाए हैं। चलो कुछ नहीं, चेंज ही नहीं होते बेटा, एक ही रंग में हमेशा नजर आते। चलो कोई बात नहीं। हम जब ग्लूकोज खा रहे हैं बेटा, उसका हम सांस ले रहे हैं, उसके थ्रू ऑक्सीजन जा रहा है, उसके थ्रू क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। उसके अंदर जो कार्बन है वो CO2 में बदल रहा है, H2O में बदल रहा है। हमारे काम की वो चीजें है ही नहीं। H2O यूरिनेशन से बाहर चला जाएगा, बाहर निकालने के लिए थोड़ी रखा है, तो CO2 सांस के थ्रू बाहर चली जाएगी। अब बचा क्या, एनर्जी। हमारे काम की चीज वो है। जो हम खाना खाते हैं उसमें से भी तो क्या है, उसका भी जाके ब्रेक डाउन होकर क्या है, पहले तुमने खाया पॉलीसैकेराइड, अंदर गया हाइड्रोलाइज हुआ, बना मोनोसैकेराइड, फिर मोनोसैकेराइड का ब्रेक डाउन होगा तब मिली एनर्जी। ठीक है, बाकी चीजें जो थी वेस्ट, वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, उसके अंदर का कार्बन, उसके अंदर का हाइड्रोजन, ठीक है, वो है वेस्ट प्रोडक्ट। तो जब ऑक्सीडाइज हुआ, CO2 और H2O बना, एनर्जी निकली, हमारी बॉडी ने तो वो एनर्जी का यूज किया। और अगर एनर्जी को तुम क्या सारी एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे हो, खाए ही जा रहे हो, काम कर नहीं रहे हो, एक ही जगह बैठे बैठे फूल के कुप्पा हो जाओगे ना, तो क्या है वो, तो सारी एनर्जी फिर स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल इतना ज्यादा हो जाएगा फिर तुमसे चला भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये तो जितना तुम खा रहे हो वही तो एनर्जी में यूज हो रहा है। तुमने खाया ज्यादा, एनर्जी काम किया कम, तो क्या हो जाएगा, RFM की फॉर्म में, रिजर्व फूड मटेरियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। काम ज्यादा कर रहे हैं, बंधुआ मजदूर है, कोई एक रोटी दे रहे हैं, 10 रोटी का काम ले रहे हैं, बेचारे का अब क्या कर रहे हैं, कहाँ से करेगा बेचारा काम हो। जो उसके पास जो कुछ बच्चा जमा पूंजी थी उसकी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, अब वो यूज होगी। कुछ टाइम के बाद नया नया मजदूर लेके आए थे, वो हट्टा कट्टा था, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद देखा क्या, सूख के ऐसा हो गया पतला, हड्डियों का ढांचा। क्यों, तुम दे रहे थे रोटी, 3-4 काम ले रहे उसके 10 रोटी के बराबर का, तो कहाँ से करेगा वो इतना काम। पर मजबूरी है उसकी, बेचारी, वो छोड़ के भी नहीं जा सकता, पैसे चाहिए तुमसे। तो तुमने क्या किया, पूरा एक बंधुआ मजदूर बना दिया उसको, और क्या उसको इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया, कुछ दिनों में बेचारा क्या सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया। जब उसकी सिर्फ हड्डियां रहेगी, तुमको लगा भाई मैंने किसी काम कर दिए, जाओ भाई तुम अपने घर जाओ, फिर लो फिर। तो यही, चलो कहाँ पहुंचा दिया तुमने मुझे, हम कहाँ, चलो लिखो बेटा। हाँ, एसिमेट्रिक वाले पढ़ते हुए, एसिमेट्रिक कार्बन होते क्या है। कार्बन बेटा 4 वैलेंसी शो करता है, चारों की चारों वैलेंसी अगर क्या हो, 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हो या एटम से जुड़ी हो, तब हम इसको कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या असममितीय कार्बन। और एक नाम और भी है इसको, और एक इसको स्टार करके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाम क्या हो गया, कायरल, फिलहाल बोलते हैं, कोई इसको कायरल बोलता है, जो तुमको ठीक लगे बोली। आजाद देश के आजाद नागरिक कौन रोकेगा। एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन हिंदी में कहते हैं असममितीय। सममिति है ही नहीं, कहीं से इसको प्लेन पास करना चाहोगे होगा ही नहीं। ठीक है, प्लेन कहाँ से पास हो सकता है, जब एक हिस्सा दूसरे हिस्से का मिरर इमेज बन जाए तो कहते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जैसे कि मेरा ये हाथ, इसका मेरा तो ये है, आपका होगा थोड़ा सा मेरा यहाँ इधर वो है, अब ये कह सकते हो ये 3 उंगलियों की क्या है, आपका मिरर इमेज। सही है, ऐसे ही आपका ये हाथ, आपका लेफ्ट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड आपके राइट हैंड का मिरर इमेज है। तो वहां पे कह सकते हो वहां पे प्लेन होती है, तो वहां पे सिमेट्री आ जाएगी, यहाँ पर नहीं आ सकती। जब चारों ही आपके अलग अलग है, क्या सिमेट्री देंगे। ठीक है, तो असममितीय कार्बन, तो उसी कार्बन के बेस पर आगे हम कुछ ऐसे पॉलीमर पढ़े जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन पाए जाते हैं, पर हर कार्बन पर अरेंजमेंट, एसिमेट्रिक कार्बन पर अरेंजमेंट पहले वाले पर, फिर नेक्स्ट वाले पर, फिर नेक्स्ट वाले पर, फिर नेक्स्ट वाले पर कैसा है, एक जैसा है कि अलग अलग है। जैसे क्या है, एसिमेट्रिक में हम एक कॉन्फ़िगरेशन और पढ़ते हैं, उसको कहते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन। R है कि S है, सारे के सारे आपके के अल्काइल ग्रुप एक ही उस कार्बन पर क्या एसिमेट्रिक वालों पर एक ही साइड है,
तब एक जैसा आपका कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, तो सारा सारा आर 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 या एस एस एस। अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है तब हम इसको कहते हैं आइसोटैक्टिक पॉलीमर। अगर ऑल्टरनेट मिले, पहले पर आर, अगले पर एस, फिर आर, फिर एस, फिर आर, फिर एस, फिर आर, फिर एस, तब हम इसको कहते हैं सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर या सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर। और अगर कहीं भी कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, कहीं भी आर हो सकता है, कहीं भी एस हो सकता है, पहले आर 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 मिला, फिर एस, फिर आर, फिर एस, फिर आर 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 आर, फिर एस 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 एस, फिर आर एस आर एस, ऐसे कहीं भी रैंडमली सीक्वेंस मिल रहा है, तब हम इसको कहते हैं एटैक्टिक। तो इस तरह से हम इनको तीन कैटेगरी में, तीन क्लासेस में, तीन वर्गों में इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो लिखो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ configuration on asymmetric कार्बन, असम्मितीय कार्बनों के विन्यास के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑन एसिमेट्रिक कार्बन। पहला लिख दो बेटा, फर्स्ट आइसोटैक्टिक, ये मैंने बताया था बेटा, इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। कोई पॉलीमर चेन है और इसमें यहाँ पर ये मैंने जब इस तरह से दिखाई है ना, और एक में ऐसे लिखा है, इसका मीनिंग पता है बेटा क्या होता है? कोई बताएगा? शिवानी बताएगी। हाँ, ये एमएससी केमिस्ट्री वाली ये बताएगी। एक और दो और एक पेन देख लेना बेटा, मैंने किससे कौन सा लिया है मेरा, ठीक है। ये बीच में यहाँ पर कार्बन है, ये एक और एक ये। कार्बन अपनी चार वैलेंसी इस तरह से टेट्राहेड्रल मैनर में शो करता है, ठीक है। ऑनलाइन वालों को दिखा दो, नहीं तो कहेंगे हमने नहीं फीस दी थी। ये लो जी, ऐसे होता है बेटा ऑनलाइन वालों। ये तो हो गया प्लेन में, और ये दो हो गए आउट ऑफ प्लेन कहलाते हैं, ये वाला और ये वाला। तो ये बिलो द प्लेन और ये अबव द प्लेन। अबव प्लेन वाले को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो बिलो द प्लेन है उसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट, कटी हुई लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है CH3 या आर ही कर देते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, CH3 से क्या रिश्तेदारी है हमारी। यहाँ पे R, यहाँ पे H, बाकी जगह ये कोई एक लंबी चेन है। ऐसे अगले वाला ये है, यहाँ पर भी ऐसे ही R फिर H बिलो द प्लेन। अगले वाला कायरल कार्बन ये है, अल्काइल ग्रुप अबव द प्लेन, H बिलो द प्लेन, बाकी ये है। ऐसे अगले वाला आपका ये है, अल्काइल ग्रुप अबव द प्लेन, H बिलो द प्लेन। तो हर कार्बन पर सेम टाइप का कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देता है। ऐसे ही चलते जा रहे हैं ऑल्टरनेट में, सॉरी ऑल्टरनेट में नहीं, एक जैसा हर कार्बन। ऑल्टरनेट कार्बन क्या है? यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन है। ये एसिमेट्रिक है, यहाँ अलग है, ये इधर अलग है। तो मैं इसको स्टार करके दिखा सकता हूँ, इसको स्टार करके दिखा सकता हूँ, इसको स्टार दिखा सकता हूँ। स्टार का मतलब एसिमेट्रिक कार्बन है। तो ये हर कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, पता है ना, इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। जैसे इथेन का फॉर्मूला पता है क्या होता है? इथेन CH3 CH3,
ये होगा ये इथेन है बेटा, C2H6 भी कह देते हैं CH3, लेकिन रिप्रेजेंट इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में ये एक सिरा एक कार्बन, दूसरा सिरा दूसरा कार्बन, बाकी के कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होती है। कार्बन की एक वैलेंसी इस वाले कार्बन के साथ है, बाकी की 3 वैलेंसी किससे जाएगी, हाइड्रोजन से। तो बॉन्ड लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका नाम क्या था बेटा, CH3 CH2 CH3। इसको क्या कहते हैं, 3 कार्बन वाला एल्केन प्रोपेन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड लाइन। ये CH3, ये CH2, ये CH3, बॉन्ड लाइन नोटेशन। समझ गए, तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में बनाया है मैंने, समझ गए, याद है बेटा। चलो तो ये क्या हो गया, आइसोटैक्टिक। एक लाइन में लिख भी लो क्या है, पॉलीमर इन विच all the asymmetric carbon atom have the same configuration. All the asymmetric carbon atom have the same configuration. ब्रैकेट में कर देना, या तो सारों पे डी होगा, डी और डेक्स्ट्रो रोटेट डी, ऑल डी, या सभी पे एल होगा, ऑल एल, एल फॉर लीवो रोटेटरी, डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हिंदी में लिख देना, ऐसे बहुलक जिनमें सभी असममितीय कार्बन, सभी असममितीय कार्बन का इलेक्ट्रॉन का विन्यास एक समान पाया जाता है, उन्हें आइसोटैक्टिक बहुलक कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल करके ये दिखा देना, तो नहीं दिखाया है तो दिखा दिया तो अच्छी बात है। हो गया बेटा, चले आगे। नेक्स्ट दूसरा देखो, एटैक्टिक पॉलीमर्स या एटैक्टिक बहुलक। कोई फिक्स नहीं है, कहीं भी हो सकता है आर, कहीं भी हो सकता है, या कहीं भी हो सकता है डेक्ट्रो, और कहीं भी हो सकता है लिवो। तो जो तुम अभी बना रहे थे अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन, सब में तुमने अबाउ द प्लेन दिखाया था, पीछे आर को अबाउ द प्लेन दिखाया था, एच को बिलो द प्लेन। यहाँ कोई फिक्स नहीं है, अगले वाले में मैंने एच को अबाउ द प्लेन दिखा दिया और आर को बिलो द प्लेन दिखा दिया। फिर नेक्स्ट वाले में फिर से आर अबाउ द प्लेन, एच बिलो द प्लेन। अगले वाले में फिर से, ऐसा भी नहीं है कि ऑल्टरनेट में चल रहा है, तो मैंने कहा इसलिए इस वाले में फिर से आर अबाउ द प्लेन, एच बिलो द प्लेन। अगले वाले में फिर से एच अबाउ द प्लेन, आर बिलो द प्लेन। ठीक है, फिर एच अबाउ द प्लेन, आर अबाउ बिलो द प्लेन। तो कहीं भी रैंडमली कुछ भी हो जा रहा है, कहीं भी आर ऊपर आ जा रहा है, कहीं भी आर नीचे आ रहा है, तो क्या है, कोई रेगुलर ग्रेडेशन नहीं है, कोई एक रेगुलर सीक्वेंस नहीं है। ऑल्टरनेट में भी होता तो भी, तो फिर नाम कुछ और देंगे, एक आर में, एक में आर अबव द प्लेन, दूसरे में बिलो द प्लेन, एक में अबव द प्लेन, अगले में बिलो द प्लेन, ऐसे भी होता तो तब इसको नाम कुछ और देना। पर यहाँ तो कोई फिक्स ही नहीं है, यहाँ अबव द प्लेन, अगले में बिलो द प्लेन, फिर अबव द प्लेन, फिर अबव द प्लेन, फिर बिलो द प्लेन, फिर बिलो द प्लेन, ऐसे कोई फिक्स ही नहीं हो रहा है। तो इसमें लिखो, पॉलीमर्स हैविंग रैंडम सीक्वेंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे बहुलकों में असममितीय कार्बनों पर विन्यास, असममितीय कार्बनों पर विन्यास अव्यवस्थित होता है, कोई फिक्स नहीं है, इर्रेगुलर, अव्यवस्थित क्रम में होता है। ठीक है, हैविंग रैंडम सीक्वेंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आर कॉल्ड एटैक्टिक पॉलीमर। एग्जाम्पल में ये दिखा दूंगा। ठीक है, तीसरा वाला डालिए, थर्ड है सिंडायोटैक्टिक।
तीसरा टाइप है बेटा सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर। इसमें ऑल्टरनेशन है, एक में आर अबाउ द प्लेन, दूसरे में आर बिलो द प्लेन। आर अबाउ द प्लेन, एच बिलो द प्लेन। अगले वाले पर एच अबाउ द प्लेन और आर बिलो द प्लेन। अगले वाले पर फिर से आर अबाउ द प्लेन, एच बिलो द प्लेन। फिर नेक्स्ट वाले पर फिर से एच अबाउ द प्लेन और आर बिलो द प्लेन। फिर नेक्स्ट वाले में एच ऊपर, सॉरी आर ऊपर एच नीचे। नेक्स्ट वाले में फिर से एच ऊपर आर नीचे। तो ये सब एक ऑल्टरनेट सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है। ऐसे बहुलक जिनमें विन इलेक्ट्रॉनिक विन, जिनमें सममितीय कार्बन पर विन्यास ऑल्टरनेटली एक के बाद एक को छोड़कर एक, ऐसे करना ऑल्टरनेटली एक को छोड़कर एक। डेक्स्ट्रो डी और एल, या तो डी अल्टरनेट में आ रहा है या एल अल्टरनेट में आ रहा है। डी और एल, स्मॉल डी और स्मॉल एल। डेक्स्ट्रो बोला था स्मॉल डी को हमने, और एल को लिगो बोला था। पाए जाते हैं कैसे बहुलक कहलाएंगे बेटा? सिंडायोटैक्टिक बहुलक कहलाते हैं। हमारा एक पॉलीमर का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है बेटा। अब एक और लिखो, नेक्स्ट बस नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है ये, फिर ये पूरा हो जाएगा, फिर तो कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट लिख दो टाइप्स ऑफ मोलर मासेस, फिर इसको नेक्स्ट में करेंगे। टाइप्स ऑफ मोलर मासेस ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स के